चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं अध्याय 8 से। समुदाय समिति एवं संस्था, प्रश्न नंबर 19। 19, क्वेश्चन नंबर 19। समुदाय की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विशेषता की विवेचना कीजिए। समुदाय के आधार क्या हैं, कुछ सीमावर्ती समुदाय के उदाहरण दीजिए। समुदाय एवं समाज का अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखते हैं। समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा। समुदाय का अंग्रेजी शब्द कम्युनिटी, लैटिन भाषा के दो शब्द कॉम जिसका अर्थ है टुगेदर या एक साथ, और म्यूनिस MUNIS जिसका अर्थ है सर्विंग या सेवा करना से मिलकर बना है, अर्थात कम्युनिटी या समुदाय का अर्थ एक साथ सेवा करने के अधिकारों या कर्तव्यों को निभाना है। जब कुछ व्यक्तियों का समूह एक साथ संगठित रूप से किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि अपने संपूर्ण जीवन को उसी में बिताने के लिए रहता है, तो उस समूह को समाजशास्त्र में समुदाय कहा जाता है। इस प्रकार समुदाय के दो आधारभूत तत्व दृष्टिगोचर होते हैं। पहला स्थानीयता, दूसरा सामुदायिक भावना। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समुदाय की भिन्न भिन्न परिभाषाएं व्यक्त की हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। श्री मैकाइवर तथा पेज, जहाँ कहीं एक छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हुए किसी विशेष उद्देश्यों में भाग न लेकर सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं, उस समूह को हम समुदाय कहते हैं। श्री बोगार्डस, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना होती है, जो एक निश्चित भूभाग में निवास करते हैं। श्री ग्रीन, समुदाय सीमित प्रादेशिक घेरे में रहने वाले उन व्यक्तियों का समूह है जो जीवन के सामान्य ढंग को अपनाते हैं। एक समुदाय एक स्थानीय क्षेत्र समूह होता है। आगबर्न तथा निम्फॉक, आगबर्न तथा निम्कॉफ एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहते हैं। सदरलैंड, वुडबर्थ और मैक्सवेल, एक समुदाय एक ऐसा स्थानीय क्षेत्र है जिस पर व्यक्ति एक ही भाषा का प्रयोग, सामान्य रूढ़ियों का अनुकरण व अधिक अथवा कम मात्रा में समान भावों की अनुभूति करते हैं एवं समान धारणाओं पर चलते हैं। कोल, समुदाय का आशय एक ऐसे संयुक्त सामाजिक जीवन से है जिसमें बहुत से व्यक्ति सामाजिक संबंध के आधार पर रहते हैं। वे पारस्परिक आधार पर परिवर्तित होने वाली लोक रीतियों, प्रथा एवं परंपराओं के सूत्र में बंधे रहते हैं और किसी सीमा तक पारस्परिक सामाजिक उद्देश्यों एवं संबंधों का ज्ञान रखते हैं। गिन्सबर्ग, समुदाय से सामाजिक प्राणियों के ऐसे समूह का बोध होता है जो एक सामान्य जीवन व्यतीत करता है जिसमें असीम रूप से सब विविध और जटिल संबंध रहते हैं जो सामान्य जीवन का परिणाम है एवं उनको अपना सदस्य बनाते हैं। निष्कर्ष रूप में समुदाय की परिभाषा निम्न प्रकार दी जा सकती है। समुदाय निश्चित भूभाग में रहने वाला, स्वतः एक विशिष्ट नाम से पुकारे जाने वाले ऐसे मनुष्यों का एक समूह है जिसमें सामान्य जीवन एवं सामुदायिक भावना पाई जाती है और सामान्य रूढ़ियों, परंपराओं, रीति रिवाजों, विविधों तथा सामाजिक संबंधों से आपस में बंधे हुए हैं। समुदाय के आवश्यक तत्व या विशेषताएं। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर समुदाय की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। व्यक्तियों का समूह, समुदाय निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का मूर्त समूह है। समुदाय का निर्माण एक व्यक्ति से नहीं हो सकता, अपितु समुदाय के लिए व्यक्तियों का समूह होना आवश्यक है। सामान्य जीवन क्रम, समुदाय का कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है। एक समुदाय में संपूर्ण जीवन ढंग से बिताया जा सके, यही समुदाय का सामान्य उद्देश्य होता है और इसलिए उस समुदाय के व्यक्तियों का रहन सहन, खान पान, भाषा, धर्म आदि लगभग सामान्य ही होता है। अंतर समुदाय, समुदाय की एक विशेषता अंतर समुदायों का होना भी है। इसका यह आशय है कि एक बड़े समुदाय के अंतर्गत अनेक छोटे छोटे समुदाय भी पाए जाते हैं। निश्चित संगठन, निश्चित संगठन को भी समुदाय का एक तत्व स्वीकार किया जाता है। इसका कारण यह है कि जब तक जनसमूह अपने को संगठित ना कर लेगा
तब तक उसमें एकता नहीं उत्पन्न हो पाएगी, और एकता के बिना सहयोग और सद्भावना का उत्पन्न होना संभव नहीं है। विशिष्ट नाम। प्रत्येक समुदाय का एक विशेष नाम होता है, जिसके द्वारा उस नाम से उस समुदाय को पुकारा जाता है या पहचाना जाता है। इस नाम के कारण सभी सदस्य अपने को एक ही समूह का समझते हैं, जैसे ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, आदिवासी समुदाय आदि। स्वतः विकास। समितियों के समान समुदायों की कुछ निश्चित व्यक्तियों द्वारा निश्चित या विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उत्पत्ति नहीं होती, वरन इसका स्वतः ही विकास होता है। आत्मनिर्भरता। समुदाय की यह विशेषता है कि वे स्वयं आत्मनिर्भर होते हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वे स्वयं ही कर लेते हैं, किंतु आज की बदलती हुई आवश्यकताओं एवं समय ने समुदाय की इस विशेषता को शिथिल बना दिया है, क्योंकि आज का युग अंतर्राष्ट्रीय जीवन का युग है, जिसमें व्यक्ति अपने समुदाय पर ही निर्भर न रहकर पूरे विश्व पर निर्भर है। समुदाय मूर्त है। समुदाय व्यक्तियों का समूह है। व्यक्ति मूर्त है, इसलिए समुदाय भी मूर्त है। स्थायित्व, परमानेंसी। समुदाय एक स्थायी संगठन है। एक बार इसका विकास होने पर वह स्थायी रूप से बना रहता है, जब तक कि कोई सामान्य घटना जैसे बम गिरना, बाढ़ या तूफान आदि आने के कारण मूल रूप से नष्ट हो नहीं घटे। सामान्य नियम। प्रोफेसर जिन्सबर्ग का विचार है कि प्रत्येक समुदाय के नियमों की एक सामान्य व्यवस्था होना आवश्यक है। श्री जिन्सबर्ग के शब्दों में समुदाय का अर्थ उस समस्त जनसंख्या से है जो किसी एक क्षेत्र में रहती हो और उसके जीवन के समागम को व्यवस्थित करने वाले नियमों की एक सामान्य व्यवस्था से बंधी हो। समाज का एक अंग। समुदाय समाज संपूर्ण इकाई। समाज को हम संपूर्ण इकाई मान रहे हैं। समुदाय समाज का एक छोटा अंग है। जैसे भारत की संपूर्ण जनसंख्या की समाज की दृष्टि से उनके विभिन्न नगर, ग्राम, जनजातियाँ आदि उसके सामुदायिक अंग हैं। समुदाय के प्रमुख आधार। समुदाय के निम्नलिखित प्रमुख आधार हैं: व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सामुदायिक भावना और हम की भावना। व्यक्तियों का समूह। व्यक्तियों का समूह समुदाय का प्रमुख आधार है। बिना व्यक्तियों के समूह के समुदाय की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि व्यक्ति ना हो तो समुदाय का निर्माण नहीं हो सकता। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। यह समुदाय का दूसरा आवश्यक आधार है। समुदाय कहलाने वाले समूह के लिए आवश्यक है कि वह निश्चित क्षेत्र में निवास करता हो। खानाबदोशी झुंड, नोमैडिक ग्रुप्स इसलिए समुदाय के अंतर्गत नहीं आते क्योंकि उनका एक निश्चित निवास क्षेत्र नहीं होता। वास्तव में हम की भावना भी एक निश्चित भूभाग में रहने पर ही विकसित हो पाती है। समुदाय की भावना या सामुदायिक भावना और हम की भावना। व्यक्तियों के समूह तथा निश्चित भूभाग के अतिरिक्त सामुदायिक भावना समुदाय का एक आवश्यक आधार है। सामुदायिक भावना या हम की भावना के अभाव में समुदाय का निर्माण असंभव है। जब कुछ व्यक्ति एक ही स्थान पर बहुत दिनों से रहते हैं और एक साथ या सामान्य रूप से कार्य करते हैं, तो उनमें हम की भावना का स्वतः ही विकास हो जाता है। अतः सामुदायिक भावना वह हम की भावना है जो एक समूह के व्यक्तियों के बीच पाई जाती है। इस भावना के अभाव में समुदाय का निर्माण होना वास्तव में असंभव है। कुछ सीमावर्ती समुदाय के उदाहरण। कभी कभी हमारे समक्ष कुछ ऐसे समूह उपस्थित हो जाते जिनसे यह भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि इन्हें एक समुदाय कहा जा सकता है या नहीं। यहाँ कुछ सीमावर्ती समुदाय के उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या पड़ोस एक समुदाय है? समुदाय के कुछ तत्व पड़ोस में भी हैं, क्योंकि पड़ोस एक निश्चित स्थान पर बसा होता है और एक नाम भी होता है, लेकिन फिर भी पड़ोस समुदाय नहीं है, क्योंकि पड़ोस में सामुदायिक भावना का अभाव होता है। पड़ोस में नियमों की समानता नहीं पाई जाती है। पड़ोस को बसाया जाता है, इसका विकास स्वतः नहीं होता। पास पड़ोस के सदस्यों के बीच सामान्य जीवन नहीं होता। पड़ोस में वैचारिक, सांस्कृतिक और आर्थिक भेद प्रत्यक्ष रूप से रहते हैं। पड़ोस में धार्मिक जीवन की समस्त विशेषताएं नहीं होती। क्या राज्य एक समुदाय है? एक राज्य को समुदाय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राज्य एक समुदाय नहीं, समुदाय का एक राजनैतिक संगठन मात्र है। हमारे जीवन का केवल एक भाग ही प्रधानतः राज्य से संबंधित रहता है, जबकि समुदाय हमारे समस्त जीवन से संबंधित है। राज्य की सीमाएं बिल्कुल स्पष्ट एवं
निश्चित होती हैं, लेकिन समुदाय की सीमाएं स्पष्ट नहीं होती। हम यह नहीं कह सकते कि यहाँ तक गांव है और यहाँ तक शहर। एक समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग नहीं कर सकते। समुदाय का संगठन जानबूझकर चेतना प्रयत्नों द्वारा नहीं किया जाता है। राज्य एक निश्चित ढंग से कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करता है। क्या जाति एक समुदाय है? जाति को भी एक समुदाय मानना उचित ना होगा, क्योंकि जाति में कोई निश्चित क्षेत्र नहीं होता। एक ही जाति के लोग देश या संसार के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करने के कारण इनका सांस्कृतिक जीवन भी विभिन्नता लिए हुए होता है। जाति के लोगों में सामुदायिक भावना भी शायद ही होती है। यदि होती तो एक ही जाति में विभाजन न होता। जाति प्रथा का आधार ही ऊंच नीच की भावना है। प्रत्येक जाति में जातीय जागरूकता पाई जाती है, जिसके कारण जातीय सदस्यों के मध्य जातिवाद की भावना पाई जाती है। यह भावना समुदाय की विशेषता नहीं है। समाज तथा समुदाय में समानताएं। समाज तथा समुदाय में समानताएं निम्न हैं। दोनों में जनसमूह पाया जाता है। दोनों के अंतर्गत विभिन्न समूह पाए जाते हैं। दोनों में सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। दोनों में बहुत से हित व संस्थाएं होती हैं। दोनों की प्रकृति परिवर्तनशील है। दोनों के सदस्यों में पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है। दोनों का कम या अधिक रूप में स्वाभाविक विकास होता है। समाज और समुदाय में अंतर। लेकिन समाज व समुदाय में उपरोक्त समानता होने के उपरांत भी अंतर पर्याप्त है, जो निम्नलिखित है। समाज यानी सोसाइटी, समुदाय यानी कम्युनिटी। समाज व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का समूह है। समुदाय व्यक्तियों के समूह है। समाज अमूर्त है, समुदाय मूर्त है। समाज के निर्माण में एक निश्चित भूभाग की कोई आवश्यकता नहीं। समुदाय के लिए एक निश्चित भूभाग की आवश्यकता है। समाज के लिए सामुदायिक भावना का होना आवश्यक शर्त नहीं है। समुदाय के लिए सामुदायिक भावना आवश्यक शर्त है। समाज में हितों और स्वार्थों की समानता आवश्यक नहीं है, जबकि समुदाय में हितों और स्वार्थों की समानता आवश्यक है। एक समाज में कई समुदाय हो सकते हैं, किंतु एक समुदाय में एक से अधिक समाज नहीं हो सकते। समाज का कोई नाम नहीं होता और समुदाय में सदस्य अपने विशिष्ट नाम के कारण पहचाना जाता है। समाज में सहयोगी तथा असहयोगी सामाजिक संबंध समान रूप से पाए जाते हैं। समुदाय से सहयोगी संबंधों को प्रमुखता प्राप्त होती है। समाज में अनेक संस्कृतियां पाई जाती हैं। समुदाय का आधार एक विशेष संस्कृति पर होता है। समाज का क्षेत्र विस्तृत होता है। समुदाय का आकार और क्षेत्र सीमित होता है। समाज में व्यक्ति तथा समूह दोनों का अस्तित्व महत्वपूर्ण होता है। समुदाय में समूह का भाव ही प्रबल होता है। समाज सार्वभौमिक होता है, समुदाय क्षेत्रीय होता है। अगला प्रश्न है, समिति की परिभाषा दीजिए। इसके आवश्यक तत्वों पर प्रकाश डालिए, अथवा समिति से आप क्या समझते हैं। समिति के लक्षणों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए और उसकी विवेचना कीजिए। क्या राज्य एक समिति है? उत्तर देख लेते हैं। समिति का आशय एवं परिभाषाएं। मानव समाज में विभिन्न विचारों व उद्देश्यों के व्यक्ति निवास करते हैं। इस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समान उद्देश्यों को रखने वाले व्यक्ति अपना एक निश्चित एवं विधिवत संगठन बना लेते हैं। इस संगठन को हम समिति कहते हैं। हर दूसरे शब्दों में समिति व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया हो, जिसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है और जिसे उद्देश्य पूर्ति के उपरांत भंग भी किया जा सकता है। समिति को विभिन्न समाजशास्त्रियों ने परिभाषित किया है। कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नानुसार हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार किसी एक हित या हितों की सामान्य पूर्ति के लिए संगठित समूह को समिति कहते हैं। आगबर्न एवं निमकाफ के अनुसार OGBURN ऑगबर्न एंड निमकाफ NIMKAFF, इन दोनों के अनुसार संक्षिप्त इतिहास के साथ समिति एक सामाजिक संगठन है जिसका विस्तार कम है
तथा प्रायः जिसका एक कार्य या बहुत कम कार्य होते हैं। मॉरिस जिन्सबर्ग के शब्दों में समिति से हमारा तात्पर्य किसी विशिष्ट उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित सामान्य संगठन के कारण परस्पर संबंधित सामाजिक लोगों के समूह से है। फेयरचाइल्ड के अनुसार समिति एक संगठनात्मक समूह है जो सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित किया है तथा जिसका स्वयं का प्रशासकीय ढांचा एवं कार्यकर्ता होते हैं। बोगार्डस के अनुसार साधारणतः किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों द्वारा मिलकर कार्य करने को ही समिति कहते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि समिति व्यक्तियों का वह समूह है जो किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठित हो जाती है। समिति के उदाहरण के रूप में समाजशास्त्र समिति, अर्थशास्त्र समिति, व्यापारिक समिति एवं मोहल्ला सुधार समिति को लिया जा सकता है। समिति की विशेषता एवं आवश्यक तत्व। व्यक्तियों का समूह। समिति की स्थापना कुछ व्यक्तियों द्वारा होती है जो उसके सदस्य होते हैं। इस प्रकार समिति से व्यक्तियों के समूह का बोध होता है। इस अर्थ में समिति मूर्त है क्योंकि व्यक्ति भी मूर्तिमान होते हैं, अतः व्यक्तियों के अभाव में समिति की कल्पना नहीं की जा सकती। विचार पूर्वक स्थापना। समिति का निर्माण या विकास स्वतः नहीं होता, इसका निर्माण विचार पूर्वक किया जाता है, अर्थात सोच विचार के बाद ही समिति की स्थापना होती है। निश्चित उद्देश्य। समिति के उद्देश्य निश्चित होते हैं, इसका निर्माण व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। प्रत्येक समिति का उद्देश्य पहले ही निर्धारित कर लिया जाता है। जैसे मोहल्ला सुधार समिति का उद्देश्य मोहल्ले में कुछ सुधारक कार्य करना होता है, उसी प्रकार जितनी भी समितियां होती हैं उसके निश्चित उद्देश्य होते हैं। ऐच्छिक सदस्यता। समिति व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। सभी व्यक्तियों की आवश्यकताएं समान नहीं होती हैं, इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि सभी व्यक्ति किसी समिति के सदस्य बने। इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। ऐच्छिक। अस्थायी स्वभाव। समिति का स्वभाव अस्थायी होता है क्योंकि इसकी स्थापना कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है और उन उद्देश्यों की पूर्ति हो जाने पर उस समिति की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है। मूर्त संगठन। समिति की एक विशेषता यह भी है कि यह एक मूर्त संगठन है। समिति कुछ व्यक्तियों का एक संगठन समूह होता है। संगठित समूह है यह कुछ व्यक्तियों का। व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से देखा या छुआ जा सकता है, अतः समिति एक मूर्त संगठन है। सहयोग। सदस्यों का पारस्परिक सहयोग समिति का आधार है, इसलिए सदस्यता उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होती है। इसलिए जिन व्यक्तियों के उद्देश्य समान होंगे वही समिति की सदस्यता ग्रहण करेंगे। समिति के सभी सदस्य या सभी व्यक्ति उद्देश्य की प्राप्ति तभी कर सकते हैं जबकि समिति के कार्यों में सहयोग करें। सहयोग के अभाव में उद्देश्यों की पूर्ति असंभव है। नियमों पर आधारित। समिति एक संगठन है और इस संगठन को बनाए रखने के लिए यह अति आवश्यक है कि समिति कुछ नियमों पर आधारित हो। ये नियम समिति के उद्देश्य और प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। ये नियम समिति की सदस्यता, योग्यता, आयु, लिंग, फीस, अनुशासन आदि से संबंधित होते हैं। प्रत्येक सदस्य इन नियमों का पालन करता है और इन नियमों के पालन द्वारा ही उनकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। कोई भी संगठन बिना नियमों के नहीं चल सकता, इसलिए समिति के भी नियम होते हैं। समिति की संपत्ति। प्रत्येक समिति की कुछ निजी संपत्ति होती है जिसे वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति में आवश्यकता अनुसार व्यय करती है। समिति साधन के रूप में कार्य करती है, साध्य के रूप में नहीं। समिति उद्देश्यों की पूर्ति का एक साधन है, साध्य नहीं। समिति के उद्देश्यों का क्षेत्र उसके कार्य से अधिक व्यापक है। समिति की स्थापना किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। इस उद्देश्य का क्षेत्र समिति के कार्य क्षेत्र से अधिक व्यापक होता है। क्या राज्य एक समिति है? राज्य एक निश्चित क्षेत्र में मनुष्यों की राजनीतिक समिति है जो अपने प्रभुत्व को संगठित शासन के द्वारा व्यक्त करती है। इसमें संदेह नहीं है कि राज्य एक समिति है क्योंकि इसमें समिति की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी राज्य की प्रकृति अन्य साधारण समितियों की भांति नहीं है। जैसे राज्य की सदस्यता अनिवार्य है जबकि अन्य समितियों की सदस्यता ऐच्छिक होती है। राज्य का अपना एक निश्चित क्षेत्र होता है जिस पर उसका एकाधिकार होता है, लेकिन
अन्य समितियों के पास इस प्रकार का कोई क्षेत्र नहीं होता, और यदि वह होता भी तो वह भी राज्य की संपत्ति होती। राज्य प्रभुत्व संपन्न होता है। यह सिर्फ राज्य ही है जो सबको राज्य के नियमों को मानने के लिए बाध्य कर सकता है। यह सिर्फ राज्य ही है जो सबको राज्य के नियमों को मानने के लिए बाध्य कर सकता है और ना मानने पर मृत्युदंड भी दे सकता है। अन्य किसी भी समिति को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त विशेषताएं होने के कारण राज्य समिति होते हुए भी अन्य सभी समितियों से भिन्न है। अगला प्रश्न है 21वां। समिति के समाजशास्त्रीय महत्व की विवेचना कीजिए। समिति का समाजशास्त्रीय महत्व। समिति का समाजशास्त्रीय महत्व निम्नलिखित बिंदुओं पर चोट करता है या उससे स्पष्ट होता है। उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। समिति का निर्माण सामाजिक व्यक्तियों की आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। समिति का सदस्य बनकर कोई भी व्यक्ति अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। विशेषीकरण की प्रगति में महत्व। समिति समाज में श्रम विभाजन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। इस कारण कार्य के विशेषीकरण का प्रादुर्भाव होता है। आज के आधुनिक युग में विशेषीकरण का प्रगति के लिए विशेष महत्व है। सामाजिक संगठन का अंग। समिति सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण अंग होती है। यदि समिति अपने उद्देश्यों की पूर्ति करती रहती है तो सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है जिसमें समाज की प्रगति निर्धारित लक्ष्य की तरफ होती रहती है। व्यक्तित्व का विकास। समितियों के द्वारा व्यक्तित्व का विकास संभव है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह समाज की भलाई के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से उन्नति करे। इसके अनुसार वह समाज का हितकारी अंग बन सकता है। समितियों में मनुष्य को सहयोग, सहानुभूति, भाईचारे की भावनाएं आदि महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त होते हैं। सनातन धर्म जैसी समितियां व्यक्तियों की धार्मिक उन्नति करवाने का प्रयास करती हैं। इससे व्यक्ति का समुचित रूप से विकास संभव होता है। अच्छे गुणों का विकास। समिति का निर्माण सद्भावना एवं सहयोग की भावना पर निर्धारित होता था। समाज में व्यक्तियों के दिलों में अच्छे गुणों का विकास होता है जो समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। समिति के कार्यों को पूरा करने में सहयोग। समिति में सभी सदस्य का एक उद्देश्य या उद्देश्यों को लेकर समिति में सभी सदस्य का एक उद्देश्य होता है या उद्देश्यों को लेकर वो प्रवेश करते हैं। इसलिए सभी सदस्य समिति के कार्य को पूरा करने में सहयोग देते हैं। अगला है संस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। संस्था से आपका क्या आशय है, संस्था के विकास किस प्रकार होता है, अथवा समाज में संस्था के जन्म एवं विकास की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर है संस्था का आशय। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार की समितियों का संगठन करता है। ऐसी समितियों के कार्य करने के अपने अपने तरीके होते, अपने अपने ढंग होते हैं। प्रत्येक समिति या संघ में मनुष्य को निर्धारित कार्यों को संपन्न करना पड़ता है। ऐसी निर्धारित सर्वमान्य कार्य प्रणाली या कार्यविधि को हम संस्था कहते हैं। एक अवधारणा के रूप में संस्था शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्पेंसर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में किया था, जिसके बाद ही समनर ने संस्था की विस्तृत व्याख्या अपनी पुस्तक फॉकवेज में FOLKWAYS फॉकवेज, जिनको हम जन रीतियाँ कहते हैं, उसमें की थी। संस्था की परिभाषाएं। बोगार्डस। एक सामाजिक संस्था समाज का वह ढांचा है जो मुख्य रूप से सुव्यवस्थित विधियों द्वारा लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। ग्रीन। एक संस्था कुछ रीतियों, जन रीतियों और रूढ़ियों तथा अधिकांश विधियों का ऐसा संगठन है जो अनेक सामाजिक कार्य करता है। रॉस। सामाजिक संस्थाएं सर्वमान्य इच्छा द्वारा सुस्थापित या स्वीकृत संगठित मानव संबंधों के समूह हैं। मैकाइवर तथा पेज। सामूहिक क्रिया की विशेषता बतलाने वाली कार्यप्रणाली के स्थापित रूप या अवस्था को ही हम संस्था कहते हैं। आर एम मुखर्जी। वे स्वीकृत साधन जिनके द्वारा मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति होती है संस्थाएं कहलाती हैं।
उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संस्थाएं मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों एवं कार्यप्रणालियों का वह संगठन या संगठित रूप है जो समाज द्वारा मान्य है। संस्था की विशेषता एवं आवश्यक तत्व। संस्था की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता है। निश्चित उद्देश्य। संस्था की पहली विशेषता यह है कि संस्था का एक निश्चित उद्देश्य होता है। उद्देश्य के बिना हम किसी संस्था की कल्पना भी नहीं कर सकते। सामूहिक स्वीकृति। संस्था की दूसरी विशेषता है सामूहिक स्वीकृति। प्रत्येक संस्था के पीछे समूह की स्वीकृति होती है। इसी स्वीकृति के कारण संस्था प्रभावशाली हो जाती है। एक धारणा। संस्था के लिए किसी एक धारणा या विचार का होना आवश्यक है। जबकि व्यक्ति के सामने कोई आवश्यकता या समस्या आ जाती है तो सबसे पहले उनके मस्तिष्क में एक धारणा या विचार उत्पन्न होता है। यही विचार या धारणा अनेक स्तरों से गुजरने के बाद संस्था का रूप ले लेता है। स्थायित्व। संस्था लंबी प्रक्रिया के दौरान विकसित होती है। एक ही दिन में उनका विकास नहीं हो पाता, एक ही दिन में उनका विकास नहीं हो जाता, अतः वह नष्ट भी शीघ्र नहीं होती। संस्था का निर्माण करने में कई पीढ़ियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस लंबी अवधि में अनेक परंपराएं संस्था के साथ जुड़ जाती हैं, जिससे संस्था के दायित्व का बल मिलता है। सामूहिक प्रयास। संस्था का विकास किसी एक व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रयास का प्रतिफल नहीं होता। संस्था तो समूह की आवश्यकता की पूर्ति के लिए होती है, अतः सामूहिक प्रयास का प्रतिफल होती है। प्रतीक। प्रत्येक संस्था का एक प्रतीक होता है। यह भौतिक एवं अभौतिक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। जैसे झंडा राजनीतिक दलों का प्रतीक होता है, विवाह संस्था का प्रतीक मंगल कलश होता है। इस प्रकार प्रत्येक संस्था का कोई प्रतीक जरूर होता है। निश्चित नियमों का ढांचा। प्रत्येक संस्था के पीछे नियमों, कार्यविधियों आदि का एक निश्चित ढांचा होता है जो किसी संस्था को सुरक्षित बनाए रखता है और उसे कार्यशील रूप प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त गिलिन एवं गिलिन ने निम्नांकित विशेषताओं को उल्लेख किया है। सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई। प्रत्येक सामाजिक संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई होती है। विचार, विश्वास, जनरीति, रूढ़ियाँ, प्रथाएं आदि विभिन्न सांस्कृतिक इकाइयों की क्रमबद्धता एवं सम्मिलित रूप को ही संस्था कहा जाता है। संस्था समाज की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग होती है। संस्था में सांस्कृतिक तत्व होते हैं। प्रत्येक संस्था में कुछ सांस्कृतिक तत्व भी होते हैं जो कि भौतिक एवं अभौतिक दोनों रूपों में हो सकते हैं। विभिन्न संस्थाओं के भिन्न भिन्न भौतिक, अभौतिक, सांस्कृतिक तत्व होते हैं। एक ही संस्था के भिन्न संस्कृति में अलग अलग सांस्कृतिक तत्व हो सकते हैं। संस्था का विकास कैसे होता है या संस्था की उत्पत्ति या उद्विकास। समनर SUMNER समनर ने संस्था की उत्पत्ति पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया है। संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होती हैं। ये जनरीतियाँ प्रथाएं बन जाती हैं। जब इस प्रथाओं में कल्याण की भावना जुड़ जाती है तो वे रूढ़ियों का रूप धारण कर लेती हैं। तत्पश्चात व्यवहार में लाए जाने वाले नियमों के निर्धारण कार्य, कल्याण एवं साधनों द्वारा ये रूढ़ियाँ और निश्चित एवं विशिष्ट हो जाती हैं। इससे एक ढांचा निर्मित होता है तथा संस्था पूर्ण हो जाती है। उपरोक्त संस्था के उद्विकास को हम तालिका के रूप में इस प्रकार बतला सकते हैं। विचार, दूसरा है विचार प्लस विचार के अनुसार आचरण व पुनरावृत्ति। तीसरा है आदत प्लस समूह द्वारा पुनरावृत्ति। चौथा है जनरीति प्लस भूतकालीन अनुभव। पांचवा है प्रथा प्लस समूह की स्वीकृति प्लस सामूहिक कल्याण प्लस उपयोगिता। छठा है रूढ़ी प्लस एक निश्चित संरचना। इस प्रकार किसी सामाजिक संस्था का विकास व्यक्तिगत विचार से आरंभ होता है। यह व्यक्तिगत विचार ही पुनरावृत्ति के पश्चात आदत में बदल जाता है। जब ये आदत समूह द्वारा अपनाई जाती है तो वह जनरीति कहलाती है। समूह की स्वीकृति तथा सामूहिक कल्याण के साथ धीरे धीरे वह रूढ़ियों का रूप धारण कर लेती है। रूढ़ियों के साथ एक निश्चित ढांचा हो जाने पर वह संस्था बन जाती है। समनर के उपरोक्त कथन के आधार पर हम संस्था के उद्विकास को इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। एक धारणा, अ कॉन्सेप्ट। व्यक्ति की अनेक आवश्यकताएं होती हैं तथा वह इन आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास करता रहता है। इस दौरान कोई उपाय या धारा व्यक्ति के मस्तिष्क में उत्पन्न होती है जिसे व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए प्रयुक्त करता है। व्यक्ति की आदत, हैबिट ऑफ एन इंडिविजुअल।
उक्त धारणा या उपाय का प्रयोग करते हुए व्यक्ति को अपनी आवश्यकता पूर्ति में सफलता मिलती है तो वह उसका प्रयोग बार बार करने लगता है और इस प्रकार व्यक्ति की आदत बन जाती है। जनरीति फॉकवेज। जब एक व्यक्ति किसी धारणा या उपाय प्रयोग कर अपनी आवश्यकता पूर्ण करने में सफल हो जाता है तो अन्य व्यक्ति भी उसका अनुसरण करने लगते हैं और इस प्रकार समूह के अधिकांश व्यक्तियों द्वारा उसका प्रयोग किया जाता है। अतः व्यक्ति की आदत बाद में जाकर समूह की आदत या दूसरे शब्दों में फॉक वे का रूप धारण कर लेती है। प्रथा यानी कस्टम। जनरीति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहने के उपरांत प्रथा का रूप धारण कर लेती है क्योंकि उसे संपूर्ण समूह की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। रूढ़ि, जिसको हम कहते हैं मोर, MORE, सुपरस्टिशन भी कहते हैं। जब प्रथा में समूह कल्याण की भावना जुड़ जाती है तो वही रूढ़ि का रूप धारण कर लेती है। रूढ़ि को समूह के सदस्य समूह के लिए आवश्यक एवं कल्याणकारी मानने लगते हैं। एक ढांचा, अ स्ट्रक्चर। सामाजिक प्राणियों की आवश्यकता पूर्ति हेतु नियमों, कानूनों एवं मान्य कार्यविधियों का एक निश्चित ढांचा ही संस्था के रूप में जाना जाता है। संस्था की परिभाषा दीजिए। सामाजिक संस्थाओं के प्रकारों को समझाते हुए इसका समाजशास्त्री महत्व स्पष्ट कीजिए अथवा संस्था के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। संस्था के कार्य, संस्था का समाजशास्त्री महत्व। सामाजिक संस्थाओं का महत्व व्यक्ति और समाज दोनों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह जहाँ मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है वहाँ सामाजिक कल्याण का भी कार्य करती है। मैकाइवर ने इसी कारण लिखा है, सामाजिक संस्थाएं मनुष्य को पराजित करने के अपने अधिकार पर जीवित नहीं हैं, अपितु उनकी सेवा करने के लिए हैं, और जब वे सेवा करना बंद कर देंगी तो कोई भी प्राचीनता और पवित्रता उनको मरने से नहीं बचा सकती है। गलिन और गिल्लिन के अनुसार सामाजिक संस्थाएं निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। संस्थाएं व्यक्ति की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित होती हैं। संस्था के उद्विकास के पीछे एक विचार या धारणा होती है तथा वह विचार या धारणा तब उन्नत होती है जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन खोजने का प्रयास करता है। इस प्रकार संस्था के मूल में कई मानवीय आवश्यकताएं होती हैं। यौन संबंधी आवश्यकता एवं बच्चों की उत्पत्ति एवं पालन पोषण की आवश्यकता परिवार द्वारा पूर्ण की जाती है। शैक्षणिक आवश्यकताएं शिक्षण संस्थानों द्वारा पूर्ण की जाती हैं। इस प्रकार प्रत्येक संस्था किसी न किसी आवश्यकता से संबंधित होती है। मानव व्यवहार की नियंत्रक। संस्थाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वे समाज में मानव व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। संस्थाओं को सामूहिक स्वीकृति होने के कारण सामान्यतः कोई भी व्यक्ति इनका उल्लंघन करने का साहस नहीं करता। व्यक्ति को संस्थाओं के नियमों एवं कार्यप्रणालियों के अनुरूप अपने व्यवहारों को ढालना ही पड़ता है। इनका उल्लंघन करने पर समाज द्वारा दंडित किया जाता है। इस प्रकार मानव व्यवहार को नियंत्रित कर संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण को प्रभावशाली बनाकर समाज में व्यवस्था एवं संतुलन बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। स्थिति एवं कार्यों का निर्धारण। समूह में व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण संस्थाओं द्वारा किया जाता है तथा यह भी निर्धारण किया जाता है कि व्यक्ति इन स्थितियों के अनुरूप कौन सी भूमिकाओं का निर्वाह करे। जैसे विवाह की संस्था द्वारा पुरुष को एक पति एवं स्त्री को पत्नी की स्थिति प्रदान की जाती है, उस स्थिति के अनुरूप ही स्त्री पुरुष के कार्यों का निर्धारण भी होता है। इसी प्रकार प्रत्येक संस्था द्वारा व्यक्ति को एक निश्चित स्थिति प्रदान की जाती है एवं उसके अनुरूप कार्यों का निर्धारण किया जाता है। इससे समाज में व्यवस्था एवं संतुलन बना रहता है। सामाजिक परिवर्तन का कारण। संस्थाएं सामाजिक परिवर्तन के लिए भी उत्तरदायी होती हैं। संस्थाओं का विकास कई प्रथाओं और परंपराओं से गुजरकर होता है, जिससे इनमें रूढ़िवादिता के फलस्वरूप संस्थाएं आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाती हैं। साथ ही व्यक्ति विधि विधान एवं कार्य प्रणालियों के अनुसार कार्य करते करते ऊब जाता है तो वह इनमें परिवर्तन करने के प्रयास करता है। इस प्रकार संस्थाओं में परिवर्तन होता है तथा संस्थाओं में होने वाला हर परिवर्तन अनेक सामाजिक परिवर्तनों को जन्म देता है। संस्कृति की वाहक। संस्थाओं के द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। पारिवारिक परंपराओं की शिक्षा के माध्यम से परिवार समाज की संस्कृति की शिक्षा अपने सदस्यों को प्रदान करता है। इस कार्य के माध्यम से संस्थाएं समाज की संस्कृति को स्थायित्व प्रदान करती हैं। व्यक्तित्व के विकास में बाधक।
सामाजिक संस्थाएं परंपराओं एवं प्रथाओं पर आधारित होने के कारण इनमें रूढ़िवादिता आ जाती है। रूढ़िवादिता के कारण ये संस्थाएं व्यक्ति के विकास एवं प्रगति मार्ग को अवरुद्ध कर देती हैं। संस्थाएं परंपरागत व्यवहार पर अधिक बल देती हैं तथा समयानुसार परिवर्तन की और संभावना एवं गुंजाइश नहीं होती। अनुकूलन में सहायक सामाजिक संस्थाएं सामाजिक अनुकूलन स्थापित करने में सहायक होती हैं। कई जटिल परिस्थितियों में अपनी कार्यप्रणालियों, नियमों और व्यवस्थाओं द्वारा सामाजिक संस्थाएं सामाजिक अनुकूलन में हमारे लिए सहायक होती हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि समाज और सामाजिक जीवन के लिए संस्थाएं काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, परंतु कभी कभी ये संस्थाएं समाज की प्रगति एवं विकास को अवरुद्ध भी कर देती हैं। रूढ़िवादिता के कारण व्यक्ति एवं समाज के विकास में बाधक भी बन जाती हैं। धन्यवाद।